नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण चारण आपके सामने आज आर्थिक समीक्षा 2025-26 के नवीनतम आंकड़े लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि RRSMB या फिर RPSE हाल ही में मुख्य रूप से आंकड़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। उसका आर्थिक समीक्षा 2025-26 से आपको मुख्य रूप से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अपन आंकड़ों में देखेंगे कि GDP क्या रही, GSP क्या रही है, सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कितना है, पशुधन क्या है, इन सब के ऊपर अपन आज विश्लेषण से चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके 30 से 35 मिनट की रहेगी, लेकिन इस क्लास के अंदर आपको बोलते हैं ना कि ओस के बूंदों से प्यास नहीं बुझती है, लेकिन इस 30 से 35 मिनट के आपके पास वो ओस की बूंदें हैं जिससे आप अपनी प्यास बुझा सकते हो और 4 से 5 नंबर का कंटेंट अपने फेवर में कर सकते हो। अपन आज मुख्य रूप से देखेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, GDP क्या रही, GSP क्या रही है, घसावा क्या रहा, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कितना है, सौर ऊर्जा में प्रतिस्थापित क्षमता कितनी है, पवन ऊर्जा कितनी है, इन सारे के बारे में आज अपन संपूर्ण रूप से विश्लेषण करने वाले हैं। चलते हैं क्लास की ओर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 विस्तृत विश्लेषण अपन करेंगे। मुख्य कितने विभागों के अंदर कितने क्षेत्रों में ये संकेत जारी किए जाते हैं, इसके मुख्य 13 संकेत है। इसका विजन क्या है, इसकी थीम क्या है, किसके द्वारा ये जारी किए जाते हैं, ये आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है, इसके बारे में आज अपन देखेंगे। समीक्षा का परिचय है, इसकी थीम है विकसित राजस्थान @ 2047। इसका विजन है, विजन या फिर आप थीम कुछ भी बोल सकते हो कि इसकी थीम क्या है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। मुख्य थीम है विकसित राजस्थान 2047। ये 13 प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। अपन देखते हैं कि GDP, किसी भी राज्य के GDP सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है कि वो राज्य कहाँ परसेंट में स्टैंड कर रहा है। GDP होता है ग्रोथ एनालिसिस। ग्रोथ एनालिसिस अपन एक तो देखते हैं स्थिर कीमतों पे और एक देते हैं प्रचलित कीमतों पे। स्थिर कीमतों से सदैव प्रचलित कीमतें ज़्यादा रहती है। स्थिर कीमतें अपने 9.81 लाख करोड़। अगर इसका आधार वर्ष पूछा जाए, प्रत्येक परीक्षा के अंदर एक आधार वर्ष जरूर पूछा जाता है कि इसका आधार वर्ष क्या है, कौन से आंकड़ों का आधार वर्ष क्या है। जैसे कि कृषि का 7-8 है, जनसंख्या अगर ले जाएगा तो जनसंख्या का आधार वर्ष क्या है, और अपने GDP का आधार वर्ष क्या है। तो इसका आधार वर्ष अपन सबसे पहले 11-12 मुख्य रूप से यहीं से एक क्वेश्चन बन ही जाता है कि आधार वर्ष क्या है। जैसे कि हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि कृषि का आधार वर्ष क्या है। तो स्थिर कीमतें अपनी GDP देखे जाए तो स्थिर कीमतों पे 9.81 लाख करोड़ ये अनुमानित है। वही प्रचलित कीमतों पे देखा जाए तो 18.75 लाख करोड़ रुपए। अपन को मोटा मोटा यही आंकड़े ध्यान रखना है कि 18.75 और 9.81। अच्छा, अगर पूरे आंकड़े भी अगर आपको देखने हैं तो 9,81,807, वहीं 18,75,413 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर किए गए हैं। अच्छा, वृद्धि दर पूछी जाए तो पिछले से 8.67% की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज की गई है। वहीं वार्षिक वृद्धि दर अगर अपन प्रचलित कीमतों पर देखी जाए तो 10.24% मजबूत आर्थिक रिकवरी के साथ है। तो सर 24 का पूछ लिया तो सर 2024-25 का क्या है वो पूछ लिया तो उसके बारे में भी देख लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको पहले 25-26 वाले आंकड़े ध्यान में रहने चाहिए कि 25-26 में क्या रहे हैं। तो अगर आप 9.81 और 18.75 ये याद कर लो, 9 के डबल कर लो 18 हो जाएंगे, और 81-75 पीछे याद रख ही लेना। पूरे पूछ ले तो 18,75,413 करोड़ है। और वहीं अगर अपन को इसका पूछ ले स्थिर कीमतों पर तो 9,81,807 करोड़ है। 2024-25 के अगर आपको आंकड़े देखने हैं तो यही अगर अपन स्थिर कीमतों पर देखेंगे कि सर स्थिर कीमतों के अंदर क्या रहे, तो वो रहे थे आपके 2024-25 के अंदर 9,03,564, और प्रचलित कीमतों के अंदर आपको देखा जाए तो वो रहेंगे आपके 17,01,190। या आप चाहे तो आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर बाद में अपना इसी से काम चल जाएगा। नवीनतम आंकड़े ही पूछे जाएंगे, 2 से 3 सवाल जरूर बनेंगे यहाँ से। चलो अपन आगे देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगली है कि प्रति व्यक्ति आय। राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसको निकालते कैसे है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी हो जाता है इसका सूत्र कि कौन से फॉर्मूले से ये निकाला जाएगा।
वो निकालने के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में से राज्य की कुल मध्यवर्ती जनसंख्या से निकाल सकते हैं। पीएसआई होती है ये। अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी है प्रचलित कीमतों पर, तो 2,02,300 गुण 50 रुपये। यही अगर स्थित कीमतों पर देखी जाए तो 1,03,100 गुण 90 रुपये हो जाएंगी। और शुद्ध राज्य उत्पाद 16,85,000 करोड़ है और 8.58 लाख करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी और पीसीआई आपको ध्यान में रखना है। वार्षिक ग्रोथ कितनी हुई है सर है कि 9.32% और 7.74% इसके अंदर वृद्धि हुई है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 9.32% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है अब की बार। वहीं एनएसडीपी स्थिर कीमतों के ऊपर एनएसडीपी के 8.58 लाख करोड़ जो कि आर्थिक स्थिति को दर्शाता है राजस्थान की। यह आंकड़े जीवन स्तर के सुधार के लिए दर्शाते हैं। बढ़ती प्रति व्यक्ति आय राज्य के नागरिकों को जीवन स्तर को निरंतर सुधार रही है। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका भी। अच्छा, अगर आपको इसमें भी पिछले साल का चाहिए सर, पिछले साल के आंकड़े रहे होंगे, तो पीएसआई के अंदर आपके पिछले वर्ष के अगर आंकड़े देखे जाए तो वहीं आपके प्रचलित कीमतों पर 18,50,053 है, 18,05,053 है और स्थिर कीमतों पर आपके 9,638 स्थिर कीमतों पर आपके आंकड़े हो जाएंगे। घसावा क्या होता है? सकल राज्य मूल्यवर्धन। घसावा में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र है। सर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपके सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आपके हो जाएगा सबसे पहले कृषि, फिर बाद में आपके हो जाएगा उद्योग और तृतीय क्षेत्र के अंदर आपके आ जाएगी सेवा। सर्वाधिक योगदान अपने है वो है सेवाओं का। 3rd नंबर पे अपने कृषि आ जाएगी। सर कृषि तो अपने यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। कौन कितना योगदान दे रहा है जीडीपी में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, जो कि एक तृतीय क्षेत्र के अंदर का आता है। इसका योगदान है 47.71% योगदान के साथ ये शीर्ष स्थान पर है। वहीं इसके उप क्षेत्र कौन से आएंगे? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे आपके व्यापार और होटल, इनका योगदान है 27.95% तथा पशुपालन का योगदान है आपके 49.3%। पशुपालन आपके प्राथमिक आंकड़ों में आएंगे कृषि वाला में, जबकि व्यापार और होटल तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीव्रतम वृद्धि दर सेवा क्षेत्र में कीमतों में 11.15% की बढ़त को देखा गया है। ये देखो सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है 47.71%, वहीं उद्योग का 26.55% और एग्रीकल्चर का कितना है 25.74%। अच्छा, पशुपालन का आपके कितना हो जाएगा 49.3%, जो आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके फसलें आती है, वानिकी आती है और मत्स्य आती है। सर्वाधिक अगर बढ़त देखी जाए तो हाल ही में मत्स्य की है। अभी मत्स्य जनगणना भी हो रही है कि सर मत्स्य की कैसे हो जाएगी गणना, डिजिटल तरीके से होती है, वो भी हो रही है। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र में आपकी क्या क्या आता है? निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, खनन आता है और गैस आती है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो विनिर्माण का है, उसके बाद में निर्माण का है। तृतीय क्षेत्र के अंदर आपके व्यापार आ जाएंगे, होटल आ जाएंगे, अन्य आ जाएंगे, गैस वगैरह आ जाएंगे, पर्यटन वगैरह, वो सारे तृतीय क्षेत्र के अंदर गिरती देखे जाते हैं। तृतीय क्षेत्र में अगर सर्वाधिक पूछा जाए ना तो वो हो जाएगा आपके व्यापार और होटल का, जो कि 27.95% है। आर्थिक मूल्य सूचकांक या फिर मुद्रास्फीति, ये क्या होता है सर? ये होता है थोक मूल्य सूचकांक। इनका भी आधार वर्ष आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आधार वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे किसी का भी आप देख रहे हो, चाहे कृषि लो, जीडीपी लो या फिर आप पशुधन लो, डेयरी लो, सबका आधार वर्ष होता है एक न एक कि किस आधार पे। तो इसका आधार वर्ष आपको याद रखना है 1999 से 2000। इसमें कुल वस्तुएं कितनी है सर? इसके अंदर तो 154 वस्तुएं हैं। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आपके हो जाएगी 75 वस्तुएं, विनिर्माण में हो जाएगी आपकी 69 वस्तुएं और ईंधन वगैरह ये होता है अन्य में 10%। अच्छा, ये इनका भारांकन दिया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का 34% है, विनिर्माण का 50% और ईंधन का 16% है। उसके बाद में होती है CPI, मतलब उपभोक्ता सूचकांक। उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष 2016 है और ये औद्योगिक श्रमिकों हेतु होते हैं।
जारी कौन करता है सर इनको? इनको जारी करता है श्रम और ब्यूरो विभाग। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये 88 केंद्रों द्वारा जारी किए जाते हैं और इसका मुख्यालय अपने चंडीगढ़ के अंदर। औद्योगिक उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद के अंदर आधार वर्ष क्या लिया जाएगा? 11-12। और आधार वर्ष 11-12 किसका लिया जाएगा? कृषि क्षेत्र का, जो अभी अपन ने देखा है। और कृषि क्षेत्र में अगर ऐसे पूछा जाए तो 7-8 इसका आधार वर्ष होता है। इस स्तर में टोटल स्तर कितने हैं सर? सूचकांक स्तर और सामान्य सूचकांक स्तर 153 होते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान है विनिर्माण का, फिर खनन का और फिर विद्युत का। WPIP सूचकांक 2025 ये टोटल है अपने 399.74, मतलब उपभोक्ता सूचकांक। अब उपभोक्ता सूचकांक क्या होता है? प्रत्येक जिले के अनुसार दर्शाया जाता है कि कौन सा जिलों का WPI के अंदर कितना योगदान है। अगर अपन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो भीलवाड़ा, जो कि वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में अलवर टपुगड़ा वगैरह आप देखते हो, सारे के सारे इसी के अंदर है, औद्योगिक क्षेत्र लगे हुए हैं। और तीसरे स्तर पर जयपुर है आपका। इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो 399.74 क्या हो जाएगा? WPI सूचकांक अपने 2025 का। और IIP स्तर 2011-12 पर अपने 153.29 हो जाएगा। WPI वार्षिक दर 1.13% के साथ राजस्थान क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF, कुल अनुमानित पूंजी निर्माण 2024-25 के अंतर्गत 5,02,412 करोड़ रुपए, ये GDP का लगभग 29.53% है। ठीक है, निवेश का क्या है? इसका योगदान क्या है कि बुनियादी ढांचे का और भविष्य की उत्पादन क्षमता को आधार मानते हुए और प्रमुख प्राप्तकर्ता क्षेत्र है विनिर्माण, और निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी निवेश की गई है। सर सार्वजनिक में कितने की गई है और फिर निजी में कितनी की गई है? सार्वजनिक में देखा जाए तो 3.91 लाख करोड़ रुपए अपन ने इन्वेस्ट किए हैं। वहीं निजी क्षेत्र में 1.11 लाख करोड़ रुपए अपन ने इन्वेस्ट किए चाहते हैं। इसके प्रतिशत अगर देखे जाएंगे तो अपन 77.96 और निजी क्षेत्र के अंतर्गत 12.06% इन्वेस्ट किए गए हैं। उसके बाद में सड़क नेटवर्क विस्तार एवं ग्रामीण नेटवर्क, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक सवाल पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में भी एक सवाल पूछा गया था। सड़क निर्माण कनेक्टिविटी कितनी है? और किसी भी राज्य, स्टेट या फिर देश, उसके यातायात अगर अच्छा है, सुगम है, तो वहाँ की GDP आवश्यक रूप से ग्रोथ करेगी। तो अब राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? बहुत ही ईजी अब की बात। तो राजस्थान का सड़क घनत्व 97.97 किलोमीटर, जो कि 100 वर्ग किलोमीटर के अनुसार है। 100 वर्ग में मतलब 97.97 अपन ने क्या हुआ? सड़कों का निर्माण हो चुका है। ग्रामीण कनेक्टिविटी 91.67% हो चुकी है। सरकार ने इतने गाँवों को सड़क से जोड़ दिया है। कृषक उत्पादन, विपणन एवं औद्योगिक परिवहन सुगमता ही है। सड़क घनत्व में वृद्धि दूरस्थ क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को जोड़ रही है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान का सड़क जाल निरंतर सुदृढ़ होता जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के देखते हुए राजस्थान के सड़क सुदृढ़ है। कनेक्टिविटी की प्रगति अपने ग्रामीण कनेक्टिविटी लक्ष्य 91.67% है। वहीं घनत्व सूचकांक स्कोर 97.97 है। बहुत इंपॉर्टेंट है 97.97। एक सवाल यहाँ से पक्का आ जाएगा, कितना है सड़क घनत्व? बैंक शाखाएं कितनी है? 9,172 बैंक शाखाएं हैं सितंबर 2025 तक। बैंकों की मुख्य भूमिका क्या होती है कि सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि एवं MSME ऋण प्रवाह और बैंकिंग सखी एवं डिजिटल बैंकिंग है। नेटवर्क विस्तार, वित्तीय समावेश, सरकारी योजनाओं के लिए लाभ वितरण के लिए नेटवर्क महत्वपूर्ण है। ग्रामीण पहुँच तक है। ग्रामीण एवं अर्ध सहकारी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच तीव्र वृद्धि दर हुई है इसके अंदर, और अंतिम छोर तक पहुँच हुई है। डिजिटल बैंकिंग, UPI के अंदर भारत नंबर 1 पे है अभी फिलहाल। वही डिजिटल बैंकिंग पहलों को दूरस्थ क्षेत्रों तक वित्तीय सुनिश्चित क्षेत्र हो रही है। ऊर्जा परिदृश्य, ऊर्जा का भी एक यहाँ से जरूर सवाल बनता है कि ऊर्जा प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है, सौर ऊर्जा कितनी है, पवन ऊर्जा कितनी है, तापीय ऊर्जा कितनी है। सर्वाधिक अगर ऊर्जा देखी जाए तो योगदान तापीय ऊर्जा का है। उसके बाद में अपन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का कितना कितना योगदान है। सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ऊर्जा अपनी है फिलहाल 31,556.43 मेगावाट, जो कि कुल प्रतिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2025 तक के आंकड़े। नवीनीकरण ऊर्जा में 45.96% का योगदान रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण
43,996 गाँवों को लाभान्वित किया जा चुका है। कुल ग्रामीण परिवार 111.15 लाख परिवारों को इसमें योजना से सरकार ने लाभान्वित किया है। राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी बना हुआ है, जो कि शुरू से ही है। सोलर ऊर्जा कितनी है, पवन ऊर्जा कितनी है? सोलर ऊर्जा 98, बहुत ही सरल आंकड़े है। वहीं विंड ऊर्जा 4,416.12 मेगावाट है और अदर सोर्सेज से 17,243.31 मेगावाट है। नवीनीकरण ऊर्जा में आपकी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता को प्रमुख हिस्सा दिया गया है। ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार की पहल के ऊपर बहुत ही सुदृढ़ एक योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार की, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका मुख्य लक्ष्य है कि 1 लाख करोड़ सोलर रूफटॉप स्थापित करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य है राजस्थान सरकार का। वहीं घरेलू ऊर्जा बिलों में कटौती और कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव को कमी लाना है। उपभोक्ताओं को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है ये। नवाचार एवं भविष्य, ये योजना राजस्थान सौर ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करने के लिए ग्रीन एनर्जी पहल का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। क्षमता कितनी है और सब्सिडी कितनी मिलती है? 1 गीगावाट तक अगर आप लगाते हो सोलर पैनल तो आपको 30,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं 2 किलो गीगावाट तक अगर आप लगाते हो तो 60,000 और अधिकतम 3 किलो गीगावाट तक आपको 78,000, ये जो कि एक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 78,000 अधिकतम है, चाहे आप 4 किलो गीगावाट लगाओ या 5 किलो गीगावाट लगाओ, 78,000 से ज़्यादा आपको सरकार नहीं देगी इसमें सब्सिडी। स्थापित क्षमता कितनी है? 493 मेगावाट वर्तमान के अंदर स्थापित क्षमता है। वहीं 1.42 लाख उपभोक्ताओं को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। भू उपयोग एवं सांख्यिकी एवं खाद्य उत्पाद कितना क्षेत्र है? कुल क्षेत्रफल राजस्थान का 34/39 के अंतर्गत 10.41% जो कि भारत में योगदान रखता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, वानिकी कितना है, बंजर भूमि कितनी है, ऊसर भूमि कितनी है, इस यहाँ से भी ये क्वेश्चन सरकार हर बार पूछ लेती है। तो अगर शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करें तो 53.02% है। वहीं बंजर भूमि की बात की जाए तो 10.11% है और वानिकी की 8.30% है। इनका क्रम पूछ सकते हैं, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है और तीसरे नंबर पे कौन सा है। कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल अपने पास 343.43 हेक्टर। गैर कृषि उपयोग में भूमि है 5.96%, ये गैर कृषि के लिए। पिछले वर्ष का उत्पादन था अपने पास 309.62 खाद्यान्न के अंदर। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2025-26 के अंदर 283.98 हुआ है। वहीं पिछले वर्ष कितना था? 309.62। कृषि गणना 2015-16 जोत आकार एवं श्रेणी कितनी है? जोत आकार सबसे पहले कुल प्रचलित जोतों की बात की जाए तो 96.55 लाख है। वहीं औसत जोत प्रति व्यक्ति अगर हेक्टर की बात की जाए तो 2.43 हेक्टर है। महिला जोत धारकों की कुल संख्या 7.55 लाख है। ये सवाल अभी पूछा गया था आपके कि कुल महिला जोतकों की संख्या कितनी है, तो वो है आपके 60.55 लाख। घटते आकार से कृषि आधुनिकीकरण एक चुनौती हो रही है और वहीं मशीनीकरण के मार्ग में भूमि विखंडन भी एक प्रमुख रूप से बाधा बनी हुई है। उसके बाद में सीमांत जोत कितने हैं, लघु जोत कितने हैं, अर्ध मध्यम जोत कितने हैं, मध्यम जोत कितने हैं और बड़े आकार के जोत कितने हैं। सीमांत जोत 40.12% है। वहीं लघु जोत आपके 21.90% है। अर्ध मध्यम जोत 18.50% है। मध्यम जोत 14.78% है। बड़े आकार के जोत जो कि 10 हेक्टर से ज़्यादा है वो कितने हैं? 4.96%। 4.69%। बहुत बड़े आकार के जोत क्योंकि परिवारों का विघटन हो रहा है इसलिए मुख्य रूप से ये भी नीचे आएगा। और सीमांत जो कि सबसे छोटे 1 हेक्टर तक होते हैं वो कितने हो जाएंगे आपके? 40.12%। राजस्थान में पर्यटन घरेलू एवं विदेश निगमन कुल कितने पर्यटन आए, विदेशी पर्यटन कितने आए, घरेलू पर्यटक कितने थे, कौन से स्थान पे ज़्यादा है, यहाँ से भी एक सवाल आपके बन जाता है। सबसे ज़्यादा वर्तमान के अंदर यूएसए से, उसके बाद में यूके से
उसके बाद में आपके फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली। यहाँ से अपने यहाँ पे फ़िलहाल हाल ही में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं। कुल पर्यटक अपने यहाँ पर 2544.48 लाख आए हैं 2025-26 में। वहीं घरेलू पर्यटकों की बात की जाए तो 2525.03 लाख आए और विदेशी पर्यटक 19.45 लाख ही आए। अब की बार इसमें कमी दर्ज की गई है, जो कि पिछले वर्ष में इससे ज़्यादा थी, 20 पॉइंट कुछ समथिंग की थी। हेरिटेज मुख्य आकर्षक के केंद्र यहाँ पे कौन कौन से? जो हेरिटेज स्थलों में अगर बात की जाए तो जैसलमेर का किला, हवा महल और आमेर किला, ये मुख्य हेरिटेज है जो कि पर्यटकों को क्या करती है? आकर्षित करती है। सर्वाधिक पर्यटक इन 3 स्थानों पर आए गए थे। वहीं धार्मिक पर्यटन की बात की जाए तो खाटू श्याम जी है, पूंचरी का लोटा है, उसके बाद में पुष्कर है, उसके बाद में सांवरिया जी चित्तौड़गढ़ में आए थे, सांवरिया जी के बाद में आप नाथद्वारा है, फिर अजमेर दरगाह के ऊपर आए थे सर्वाधिक पर्यटक। अच्छा, शीर्ष गंतव्य स्थल कहाँ है कि कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यटक आए थे? अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो ऑब्वियसली अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर के अंदर है, तो वहीं आएंगे ये तो। उसके बाद में उदयपुर के अंदर है, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दौसा। यहाँ तक पहुँचना दुर्लभ हो जाता है सबके लिए। अगर दूसरे 4 जिले दे के पूछ लिया जाए ना तो दौसा का अपन वहाँ तक अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। धार्मिक स्थल की बात की जाए तो सर्वाधिक धार्मिक स्थलों पर कहाँ है? तो खाटू श्याम जी सिक्कर के अंदर सर्वाधिक अभी धार्मिक स्थलों के अंदर पर्यटक आए हैं। उसके बाद में पूंचरी का लोटा, सीएम साहब का घर, यहाँ पे भी सर्वाधिक पर्यटक आए थे। 3rd नंबर पे आपके पुष्कर अजमेर हो जाएगा, फिर नाथद्वारा हो जाएगा, फिर सालासर चूरू हो जाएगा। फसल उत्पादन में राजस्थान की राष्ट्रीय स्थिति क्या है? कि राजस्थान फसल उत्पादन में कौन से स्थान पे कौन सी फसल राजस्थान में अधिक होती है? बाजरा में प्रथम स्थान पर है, राई सरसों में प्रथम स्थान पर है, वहीं अपने गंवार में अंदर प्रथम स्थान है, मोटा अनाज में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर अपनी सुदृढ़ता के साथ अपना स्तर को बनाए हुए हैं। वहीं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपके मूंगफली हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपके मोठ। मूंगफली और मोठ के अंदर राजस्थान दूसरे स्तर पर बना हुआ है। मोठ सर्वाधिक बीकानेर, मोठ सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं? बीकानेर के अंदर। तीसरे स्थान पे आपके चना, दलहन और सोयाबीन उत्पादन हो जाएगा। सोयाबीन में 8.96% का योगदान है, वहीं चना के अंदर आपके 17.39% का योगदान है और दलहन में 13.96% का योगदान है। बंद होगी। मोटा अनाज बीकानेर दूसरे स्थान, मोठ के अंदर अपना कौन सा है? बीकानेर दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तिल और मोटे अनाज में कुल तिलहन 23.61% योगदान है, वही अनाज मोटे अनाज का 14.61% है और राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। मोटे अनाज के अंदर हाल ही में मन की बात में पीएम साहब ने बाड़मेर के कौन से व्यक्ति के बारे में जिक्र किया था जिन्होंने श्रीअन्न के लड्डू बना के भेजे थे उनको? करंट का वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण भागीदारी राजस्थान की है ही है। राज्य चना दलहन क्षेत्र में देश में प्रमुख उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। पहले पे महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे पे राजस्थान है। सर्वाधिक योगदान अगर पूछा जाए तो गंवार के अंदर 88.80% के साथ में राजस्थान उत्पादन कर रहा है। पूरे भारत के अंदर जितना भी गंवार उत्पादित होता है उसमें से 88.80% कहाँ से हो रहा है? राजस्थान से हो रहा है। 43.43% के साथ में राई सरसों में अपन प्रथम स्थान पर बने हुए हैं और वही बाजरा के अंदर अपने 41.34% के अनुसार कितने कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा का आधार, ये आंकड़े राजस्थान के भारत के खाद्य भंडार और तिलहन केंद्र के रूप में मजबूती को स्थापित कर जाता है। हाल ही में खाद्यान्नों के लिए एक मुख्य सचिव साहब की बैठक हुई थी गुजरात के अंदर, जहाँ से अपने मुख्य खाद्यान्न मंत्री कौन है? गौतम जी, वो गए थे और अन्न भंडार की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक अन्न भंडारण कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर ही है। और पैकेजिंग के अंदर, पैकेट और पैकेजिंग के अंदर राजस्थान दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
पशुधन, पशुधन सांख्यिकी एवं डेयरी परिदृश्य में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन में राजस्थान 47.53% के साथ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं दुग्ध और पशुधन के अंदर अपन राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक पशुधन के अंदर पर पहले स्थान पर अपना कौन सा राज्य है? यूपी है। दुग्ध उत्पादन में कहीं पे तो अपन को प्रथम स्थान देखने को मिलता है और कहीं पे द्वितीय स्थान देखने को मिलता है। अगर हाल ही आर्थिक समीक्षा बजट की बात की जाए जो अभी जारी हुआ है, उसके अंदर द्वितीय स्थान लिखा हुआ था, लेकिन प्रथम स्थान पे भी खूब सारे स्रोतों में लिखा हुआ है। घसाव में पशुपालन का योगदान 43.3% है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में। अच्छा, पशुधन टोटल कितने हैं? 568.01 लाख टोटल पशुधनों की संख्या है। वहीं सर्वाधिक अगर देखा जाए तो कुक्कुटों की संख्या 146.23 लाख है, और ये भी सर्वाधिक कौन से जिले में है? अजमेर। राष्ट्रीय रैंकिंग, राजस्थान ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं दुग्ध एवं कुल पशुधन में द्वितीय स्थान पर है। ये आंकड़े कौन जारी करता है? पशुपालन विभाग। आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार यह है पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक में आती है, द्वितीय में आती है, तृतीय में आती है? अगर प्राथमिक में आती है तो पशुपालन, और ये भी किस में आएगा? डेयरी वगैरह भी, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आपके आएगी। निर्यात प्रदर्शन, अपन ने कितना निर्यात किया है? शीर्ष निर्यातक वस्तुएं कौन कौन सी है? इसके 97,771.67 करोड़ रुपए का अपन ने निर्यात किया जा चुका है। उसके अंदर भी इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, धातुएं, वस्त्र, हस्तशिल्प, ये पांचों चीज़ें मिलकर अपने कितना योगदान रखती है? ये लगभग 67% अपना योगदान रखती है। शीर्ष 5 वस्तुएं, इनका क्रम पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद में किसका है, उसके बाद में कितना है, किसका है? इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, आधुनिक धातुएं हैं, उसके बाद में वस्त्र है, फिर उसके बाद में हस्तशिल्प है। इसके लिए मिशन कौन सा चला गया है कि मिशन निर्यातक बनो। निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। एक जिले एक उत्पाद, प्रत्येक जिले को 5 चीज़ें दी गई है। एक जिले एक उत्पाद के अंतर्गत के कौन से जिले के अंदर एक तो फसल दी गई है, एक पशु दिया गया है, एक खनिज दिया गया है, ठीक है, कि कौन से जिले का कौन सा उत्पादक रहेगा, वहाँ से भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। अच्छा, औसत जीवन प्रत्याशा दर, कि राजस्थान की औसत जीवन प्रत्याशा दर कितना व्यक्ति जीता है, कि राजस्थान का औसत एक व्यक्ति कितने साल तक जीता है, जो है अपने 70.4, मतलब 70 वर्ष और 4 माह। वही राष्ट्रीय औसत दर की बात की जाए तो 70.3 है, मतलब कि अगर भारत के अंदर कोई व्यक्ति अगर जीता है तो वो है 70 साल और 3 महीने, मतलब कि अपन राजस्थान वाले 1 महीना ज़्यादा जीते हैं भारत के देखते हुए। खनिज संपदा में राजस्थान का क्या योगदान है? राज्य का एकाधिकार है। कौन कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है और कौन कौन से खनिजों में अपने यहाँ से सर्वाधिक उत्पन्न हो रहा है? 82 प्रकार के अपने यहाँ से खनिज भंडारण है। राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 के अंदर 81 प्रकार लिखा हुआ है, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंदर 82 प्रकार के खनिज लिखे हुए हैं। वहीं वर्तमान में 57 खनिजों का उत्खनन जारी है तो 82 प्रकार के, जमीन के अंदर तो 82 प्रकार के अपने यहाँ पे खनिज है, लेकिन अपन निकाल कितने रहे हैं? वो अपन निकाल रहे हैं अभी 57 प्रकार के खनिजों को यहाँ से निकाल रहे हैं। पूर्ण अधिकार मतलब 100% अपने यहीं पे है और कहीं नहीं है भारत में, कि सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है वो खनिज। उसमें आपके कैल्साइट हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, नेचुरल जिप्सम हो जाएगी, जिंक हो जाएगा और सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, ये 4 चीज़ें हो जाएगी। क्या सर ये सब निकालते कौन है? ये निकालते हैं आपके RSSML, राजस्थान स्टेट माइनर मिल्स लिमिटेड। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर के अंदर। ये इसका उत्खनन करते गए हैं। इसके अंदर 4 SBUP काम कर रही है। सर SBUP क्या होती है? SBUP अपने RSML के अंदर कौन 3 काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं रॉक फॉस्फेट के लिए उदयपुर काम कर रहा है, लाइमस्टोन के लिए जोधपुर काम कर रहा है, वहीं जिप्सम बीकानेर और लिग्नाइट जयपुर। ये आपको सबको पता होगा, क्योंकि जहाँ से जो चीज़ उत्पन्न निकल रही है वहाँ पे उनके क्या होंगे? केंद्र बनाए जाएंगे। उसके बाद में सर्वाधिक योगदान कौन सी खनिज का है? कि भाई जो खनिज 100% निकल रहा है तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खनिज निकल रहा है? पोटास ऐसा वस्तु है, ऐसा खनिज है जो कि 94% सिर्फ राजस्थान से ही
उत्खनन हो रहा है। वही सीसा जस्ता है जो 90% अपने यहीं से निकल रहा है, चांदी है जो 88% निकल रही है, और जिप्सम है जो 82% निकल रहा है। ये चांदी और सीसा जस्ता क्या होता है, साथ में निकलता है, और ये इसका मुख्य रूप से काम आता है सोलर पैनल बनाने के लिए, सौर ऊर्जा में सीसा जस्ता का। खनिज विकास नीति विज्ञान एवं पर्यावरण अनुकूल खनन पर मुख्य जोर दिया गया है। पेट्रोलियम उत्पादन के 4 मुख्य बेसिन है अपने यहाँ पर। क्या कौन कौन से बेसिन है? देश में दूसरा स्थान है पेट्रोलियम का अपने, जो कि 12% हिस्सा रखता है भारत के कुल पेट्रोलियम में। पहला स्थान देखा जाए तो महाराष्ट्र का हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र का है वो, जो कि अलियाबेट खलियाबेट वगैरह से, अलियाबेट खलियाबेट से निकलता है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। जबकि प्रथम अगर रिफाइनरी की बात की जाए जहाँ पे पेट्रोलियम की, वो है डिगबोई असम के अंदर। अपने यहाँ पे 4 कौन कौन से है? अपने यहाँ पर बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, और चौथा कौन सा है? विंध्य बेसिन। कुल जिले कितने हैं अंदर इसके अंतर्गत? अपने कुल ऐसे तो 18 जिले आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 14 जिले हैं और 4 आंशिक रूप से जिले हैं। अंशतः जिले कितने हैं? 4। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन कौन से आते हैं? बाड़मेर आता है, जालोर आता है, बालोतरा आता है। जैसलमेर बेसिन के अंदर जैसलमेर है, फड़ौदी है, बीकानेर है। वही बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर है, नागौर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। विंध्य के अंदर ध्यान रखना कोटा, बारा, धौलपुर और झालावाड़ है। इसके साथ में करौली को भी सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में पेट्रोलियम के कुल 14 जिले हैं और जिलों में 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर पेट्रोलियम का उत्खनन किया जा रहा है। दैनिक उत्पादन 57,000 से 59,000 बैरल प्रतिदिन यहाँ से क्या हो रहा है? पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना HRRL, कुल संशोधित लागत कितनी है इस रिफाइनरी के अंदर? ये आपके 79,459 करोड़, जो कि 9 मिलियन मैट्रिक टन क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम का उत्सर्जन निकाल रहे हैं यहाँ से, अपने यहाँ से। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। ये पेट्रोकेमिकल टाइप की अपने यहाँ पर क्या है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में एकीकृत देश की पहली रिफाइनरी है ये, जबकि भारत की 26वीं रिफाइनरी है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। पर्यावरण अनुकूल BS-VI मानक उत्पादकों के निर्माण किया जाता है यहाँ पर, और इसमें HPCL और राजस्थान सरकार का क्या है? ये एक साझा रूप से इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रखा है इसके अंदर। HPCL का योगदान इसके अंदर 74% है, वही राजस्थान गवर्नमेंट का इसके अंदर 26% का योगदान है। इसका पूर्ण 90% तक कार्य पूर्ण हो चुका है। 26,000 श्रमिकों को यहाँ पे रोजगार दे चुके हैं। पचपदरा बालोतरा में औद्योगिक परिदृश्य के कायाकल्प का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में अपना क्या निभा रहा है? योगदान। निष्कर्ष एवं भविष्य का रोड में विकसित राजस्थान 2047 थीम के आधार पर अपन मुख्य आंकड़े देख चुके हैं कि किन किन का कितना कितना योगदान है। मुख्य निष्कर्ष: आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक निवेश और सामाजिक न्याय एवं समन्वय में राजस्थान 2047 तक एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। आर्थिक प्रदर्शन: राजस्थान की जीडीपी अपन ने देखी है 8.67% जीडीपी वृद्धि दर के साथ में देश में अग्रणी अर्थव्यवस्था में शामिल है राजस्थान। वहीं भविष्य की प्राथमिक विजन 2047 अपन ने पढ़ लिया है। वर्तमान में 97,771 करोड़ क्या हो चुके हैं? अपने निर्यातक वस्तु हैं। रिफाइनरी, संचालन और पर्यटन, आधुनिकीकरण और विकसित राजस्थान 2047 थीम को अपन यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। मुझे आशा है कि यहाँ से जो अपन ने पढ़ा है उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चाहे वो जिस चीज़ में भी आर्थिक समीक्षा लगती है, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो, RS का एग्ज़ाम हो या फिर 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम हो। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर और